जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आज हम फिर से हाजिर हैं फिजिकल एजुकेशन की टॉप 50 MCQs की क्लास लेकर के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आंसर को हम एक्सप्लेनेशन तो उसका देखेंगे ही, साथ ही साथ जो उसके ऑप्शंस भी साथ में दिए रहते हैं हम उनको भी क्लियर करते हुए चलेंगे। यानी एक क्वेश्चन से लगभग हम 3 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। यानी टॉप 50 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अगर पूरा आप देखोगे तो लगभग 150 से 200 क्वेश्चन आप क्लियर करते हुए चलोगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली साथियों। सो जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल का ज्वाइन बटन ज़रूर लें, एज योर विश, अपनी इच्छा के अनुसार साथियों। ठीक है, ज्वाइन बटन के लिए कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, बट हाँ सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर प्रेशर है आपके ऊपर। हमारी फीस समझ के ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, सो ऐसी शानदार वीडियोस के लिए हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप ही लोगों के लिए बेनिफिट है, ताकि नियमित रूप से जो क्लासेस चलेंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, देर नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ हुआ। ठीक है, द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी वॉज इनिशिएटेड इन। कब प्रारंभ हुआ राष्ट्रीय खेल नीति का? ठीक है, 1896 से 1986 से 1984 से 1985 से या फिर 1987 से? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, मैक्सिमम नंबर जितने भी टॉप 50 क्वेश्चन हैं आपको किसी न किसी एग्जाम में आए हुए मिलेंगे। यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में, चाहे एमपी टेट ले लीजिए, एच टेट ले लीजिए। ठीक है, बीपीएससी वाले भी सीरीज़ को ध्यान से देखें। 5 ऑप्शन के क्वेश्चन लाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है साथियों। ठीक है, वो सिर्फ एक मिथ होता है भ्रमित करने के लिए आपको। ठीक है, कि 5 ऑप्शन हो गए, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दीज। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कितने भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन है आप उनको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो सभी लोगों के लिए होगी ये चीज़। तो राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ कब हुआ भैया? फटाफट से बताएंगे, सभी के आंसर आने चाहिए इस क्वेश्चन के। सो कब हुआ? बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ऑप्शन सी के साथ 1984। ठीक है, यहाँ पर ए और बी और सी ऊपर नीचे हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 1984, 1984 से नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी का प्रारंभ हुआ साथियों। ठीक है, ओके, 1984 ये ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ओके, भारत की पहली राष्ट्रीय खेल नीति पॉलिसी की बात करें तो 1984 में लागू हुई। ठीक, इस नीति का मेन उद्देश्य क्या था साथियों? मेन उद्देश्य की अगर हम बात करें तो ये खेलों को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को उनका डेवलपमेंट करने के लिए, और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिस्पर्धी बनाना। ठीक है, इस चीज़ के लिए इस पॉलिसी का गठन किया गया 1984 में। यही इस नीति को खेलों के विकास, बुनियादी ढांचे और फंडिंग पर केंद्रित, बाद में इसे संशोधन किए गए। इसमें कई संशोधन भी किए गए, जैसे 2001 में एक नई खेल पॉलिसी के तहत इसमें संशोधन किए गए साथियों। ओके, ये भाई साहब यहाँ क्यों अटक गए? जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, कभी कभी छोटी मोटी चीज़ होती है। ठीक है, सो 2001 में नई खेल नीति बना दी गई। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि नई खेल नीति का गठन कब किया गया, तो भैया 2001 में किया गया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अगला सवाल है आपके सामने, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा स्थापित संस्था कौन सी है? ठीक है, द इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इस। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्थापित संस्था का नाम आपको बताना है। नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, एनडीएस जिसको हम बोल सकते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम, एनएसएस। ठीक है, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स जिसको हम एनएफसी बोल सकते हैं, एनएफसी। और नेक्स्ट है आपका नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी। ठीक है, पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा इन चारों में से किसको संस्थापित किया गया है? इसका आंसर सभी को बताना
है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट तो 50 के 50 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं आपको, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। तो फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। सभी के आंसर आने चाहिए फटाफट से। दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। एनसीसी वह संस्था है जो कि आपका पार्लियामेंट के द्वारा स्टैब्लिश, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्टैब्लिश होती है। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इसमें अगर और पॉइंट्स की बात आप करोगे, सो नेशनल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना 1948 में हुई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एनसीसी की स्थापना कब हुई भैया? 1948 ईस्वी में हुई, ठीक है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 के तहत संसद के अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की गई। यह एक युवा संगठन है जो छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन प्रदान करता है, स्टूडेंट्स को आर्मी ट्रेनिंग या मिलिट्री ट्रेनिंग और साथ में डिसिप्लिन प्रोवाइड कराने का प्रयास करता है, ठीक है। वहीं एनएसएस की बात करते हैं तो एनएसएस की स्थापना अगर आपसे पूछ लेगा भैया तो 1969 में इसकी शुरुआत की गई, लेकिन यह संसद के अधिनियम द्वारा नहीं बल्कि सरकारी निर्णय से स्थापित हुई है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर नेशनल डिसिप्लिन स्कीम एनडीएस की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो यह नेशनल फिटनेस कॉर्प्स संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित नहीं है। तो संसदीय नियम द्वारा स्थापित की अगर बात की जाएगी तो वो एनसीसी ही आएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्या कह रहा है भैया? शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, यह कथन किसमें शामिल है? फिजिकल एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। दिस स्टेटमेंट इज इंक्लूडेड इन WHO चार्टर, स्नाइप्स चार्टर, HRD मिनिस्ट्रीज मैनिफेस्टो या फिर यूनेस्को चार्टर। फटाफट से बताएंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। यूनेस्को चार्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक नागरिक, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का एक मूल अधिकार है, यह कथन आपके यूनेस्को चार्टर में शामिल है साथियों। ओके, यूनेस्को घोषणा पत्र या यूनेस्को चार्टर की अगर हम बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेल चार्टर 1978 में, ध्यान रखिएगा, में घोषणा की कि शारीरिक शिक्षा और खेल सभी के लिए एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। इसको चार्टर में कब शामिल किया गया? तो 1978 में। यह चार्टर शारीरिक शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा मानता है और इसे सभी नागरिकों के लिए आवश्यक बना देता है, इंपॉर्टेंट कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला एक इंपॉर्टेंट सवाल आपसे कह रहा है भैया, मानव शरीर के किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है भैया? ठीक है, विच ऑर्गेनल ऑफ द ह्यूमन सेल इज नोन एज द ट्रैफिक पुलिस? प्रोटोप्लाज्म को यानी कि जीव द्रव, कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम्स, गोल्गी काय या गोल्गी एपरेटस। चलो फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? फटाफट से, किसको कहा जाता है? मानव शरीर के किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से कहा जाता है? बिल्कुल अगर आप जाएंगे ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, गोल्गी एपरेटस। ठीक है, गोल्गी एपरेटस को ही हम ट्रैफिक पुलिस, ह्यूमन ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं साथियों। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। गोल्गी काय एपरेटस को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका के अंदर प्रोटीन्स और लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट, देखो ये आपकी सेल्स के अंदर प्रोटीन्स को और लिपिड्स को, ठीक है, इसको ट्रांसपोर्ट करता है, साथ ही सॉर्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, उसके सॉर्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने का भी काम करता है प्रोटीन्स और लिपिड्स के, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ठीक है, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त पदार्थों को मॉडिफाई, पैकेज और टारगेट भी करता है जिससे वह सही जगह पर पहुंच सके। ठीक है, लाइसोसोम्स की बात करें तो लाइसोसोम्स के निर्माण में भी मदद कर देता है ये। ठीक है, जिससे क्या होता है भैया? जिससे कोशिका का डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो लाइसोसोम को हम
कोशिका का डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स के निर्माण में भी मदद करता है ये गोल्गी एपैरेटस। इस वजह से इसको हम लाइसोसोम को नहीं, गोल्गी एपैरेटस को हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं कोशिका का। ट्रैफिक पुलिस तो कहा ही जाता है, साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं। ओके, अच्छा, और इसके अगर अदर ऑप्शंस की हम बात करें, ठीक है, तो जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो कोशिका का जीवित पदार्थ, लेकिन यह ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करता। ये कोशिका के एक जीवित पदार्थ होता है आपका प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये कोशिका का तरल माध्यम है, जहां अंगत क्या होते हैं, अंगत जो होते हैं उसके ऑर्गन्स होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, ठीक है। लाइसोसोम की बात करें तो ये इसे आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। यहाँ से भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है लाइसोसोम्स को, ठीक है, क्योंकि यह पाचन एंजाइम्स को छोड़कर कोशिका की सफाई करने का काम करता है। भैया क्या करता है, पाचक एंजाइम्स को छोड़कर कोशिका की सफाई करने का काम करता है। सो इतने पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ये आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पांचवा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथ ही, हीमोफीलिया में, ठीक है, यानी कि हीमोफीलिया में क्या होता है भैया। हीमोलिसिस होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड डज नॉट क्लॉट, लाल रुधिराणु परस्पर चिपक जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स क्लम्प टुगेदर, श्वेत रुधिराणु कोशाभक्षी हो जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बिकम्स फैगोसाइटिक, ठीक है। सो फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, रक्त का थक्का नहीं जमता, हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया की अगर हम बात करें तो हीमोफीलिया में क्या होता है भैया, ये आपका किसी भी प्रकार की कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, या ब्लड क्लॉटिंग को होने से ये रोकने का काम करती है हीमोफीलिया जो होती है, ठीक है। देख लेते हैं इसमें और पॉइंट्स होंगे, ठीक है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रक्तस्राव विकार है, ठीक है, जेनेटिक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। यानी आपसे अगर सवाल पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा है, उसमें हीमोफीलिया ऑप्शन में है, तो आप हीमोफीलिया के साथ जाएंगे साथियों, ठीक है, जिसमें एक रक्त का थक्का बनने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो प्रभावित हो जाती है, क्लॉटिंग होना रुक जाती है, ठीक है। और यह क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे 8th या 9th की कमी के कारण, क्लॉटिंग फैक्टर 8 या क्लॉटिंग फैक्टर 9 का कारण होता है, जिससे रक्तस्राव बंद होने में अधिक समय लग जाता है, काफ़ी टाइम लगता है खून को रुकने में, ठीक है। इसमें घाव या चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव या ब्लीडिंग हो सकती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम चलें, ठीक है, अगले पॉइंट पे चलें, तो हीमोफीलिया के बाद आप यहाँ पर देखिए हीमोलिसिस आपके ऑप्शन में दे रखा था, ठीक है। हीमोलिसिस की अगर हम बात करें तो यह लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने की प्रक्रिया है जो हीमोफीलिया से असंबंधित है, इसको तो आपको छोड़ देना है, ठीक है, वो ऑप्शन को डिस्क्राइब किया गया है। यानी हीमोलिसिस अगर आपसे पूछ ले तो हीमोफीलिया कैसी प्रक्रिया है, आपकी रेड ब्लड सेल्स की जो टूटने की प्रोसेस होती है वही हीमोलिसिस कहलाती है, ठीक है। आरबीसी क्लम्पिंग की बात कर दें तो ये एग्लूटिनेशन से संबंधित है, जैसे ब्लड ग्रुप असंगतता में होता है। आरबीसी में क्लम्पिंग जो एक साथ रुधिराणु का आपस में जो चिपकने की बात हो जाती है, उसमें एग्लूटिनेशन एक प्रोसेस होती है, उससे संबंधित है। और इस एग्लूटिनेशन प्रोसेस में क्या होता है भैया, ब्लड ग्रुप असंगतता हो जाती है। अगर आपसे पूछ ले एग्लूटिनेशन क्या है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ब्लड ग्रुप की जो असंगतता होती है वही एग्लूटिनेशन होता है। आरबीसी क्लम्पिंग में यही चीज़ होती है, ठीक है। वहीं श्वेत रुधिराणु का कोशाभक्षी होने, डब्ल्यूबीसी फैगोसाइटोसिस, ठीक है, इसमें क्या होता है, संक्रमण से लड़ने की प्रक्रिया होती है एक प्रकार की। इसमें हीमोफीलिया से कोई भी संबंध नहीं होता है, क्वेश्चन के रिकॉर्ड है। लेकिन अगर आपसे डब्ल्यूबीसी फैगोसाइटोसिस के बारे में पूछा जाए तो ये आपके संक्रमण से लड़ने की एक प्रकार की प्रक्रिया होती है साथियों, ओके। अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम चलें, छठा सवाल आपसे क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में रिपीटेबल क्वेश्चन है, बार बार ऐसे सवाल आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे साथियों, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति को किन दो रंगों में भेद करने में असुविधा होती है, यानी कि विच टू कलर्स आर डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। ओके, हरा और नीला, ग्रीन एंड ब्लू, रेड एंड ग्रीन, ब्लू एंड रेड और येलो एंड रेड। चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी के जवाब आने चाहिए, फटाफट से सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे साथियों, ठीक है। ऑप्शन बी, रेड और ग्रीन कलर, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के अंदर इनमें इन दोनों में डिफरेंस करने में, रंग भेद करने में काफ़ी तकलीफ होती है एक इंसान को, एक पर्सन को, ठीक है। रेड एंड ग्रीन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, रेड एंड ग्रीन कलर में। कलर ब्लाइंडनेस एक दृष्टि दोष है, यानी कि एक विजन डिफेक्ट कहलाता है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति को विशेष रूप से लाल और हरा रंग पहचानने में कठिनाई होने लगती है। यह समस्या आनुवांशिक होती है, जेनेटिक होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, और एक्स क्रोमोसोम से जुड़ी होने के कारण पुरुषों में अधिक पाई जाती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले भैया कि कलर ब्लाइंडनेस पुरुषों को ही क्यों ज़्यादा होती है, तो एक्स क्रोमोसोम के साथ ये कनेक्ट होता है, इस वजह से ये पुरुषों में अधिक होती है। महिलाएं केवल इसकी वाहक हो सकती हैं, यानी जेनेटिक है तो एक मां से एक बच्चे को हो सकता है, बट महिलाओं को होने की उम्मीद बहुत कम होती है, ठीक है। इसका कारण रेटिना में कोन कोशिकाओं, जो कोन सेल्स होती हैं रेटिना में, ठीक है, उन ठीक से काम नहीं करती हैं, जिसके कारण रंगों को पहचानने में तकलीफ होती है एक इंसान को। ओके, चलिए कुछ और पॉइंट्स देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, जो ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। ग्रीन एंड ब्लू अगर दे तो ग्रीन और ब्लू कलर्स को अगर देखने में कठिनाई हो रही पहचानने में, तो ये कहलाती है टाइटनोपिया, ठीक है, ट्राइटेनोपिया, ट्राइटेनोपिया नामक दुर्लभ प्रकार में होता है, ठीक है। ग्रीन और ब्लू में भेद करने में तकलीफ होती है ट्राइटेनोपिया में। नीला और लाल कलर की बात करें तो यह सामान्य कलर ब्लाइंडनेस से संबंधित नहीं होती है। येलो और रेड की बात करें तो इन रंगों में भेद करने की समस्या आमतौर पर नहीं होती है, नॉर्मली इंसान कर ही लेता है येलो और रेड के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला सवाल आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, आपके बोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्केलेटन सिस्टम से, और ये भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है भैया? अक्सर बहुत आसान सवाल ही इंसान की लुटिया डुबो के चले जाते हैं, जिनका सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से यूपी टीजीटी में रुका होगा ना, 2 या 3 नंबर से, खुद ही कमेंट करके बताइएगा कि 8 से 10 क्वेश्चन एकदम इजी वाले गलत हुए थे कि नहीं आपके। ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, मायोलॉजी और नन ऑफ दी अबव। चलो, अब कंफ्यूजन कहाँ होती है? अगर यहाँ पे ऑर्थ्रोलॉजी भी दिया होता, ठीक है, ऑर्थ्रोलॉजी दिया होता और ऑस्टियोलॉजी, तो अक्सर लोग क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। चलो फटाफट से पहले आप इसका आंसर बताएंगे। हड्डियों का अध्ययन स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए ऑस्टियोलॉजी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। ऑर्थ्रोलॉजी पूछेगा तो वो ज्वाइंट, ऑर्थो मतलब क्या होता है? ज्वाइंट से रिलेटेड, ऑस्टियो मतलब बोन्स। आपको ये ध्यान में रखना है साथियों, ऑस्टियो मीन्स क्या हो गया? आपका बोन्स से संबंधित हो गया। ऑर्थ्रो अगर कहा तो ये आपका ज्वाइंट से संबंधित हो गया। यहीं पर कंफ्यूज कर जाते हैं और 1 नंबर से मात खा जाते हैं क्वेश्चन अक्सर। इसलिए क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बहुत ही ध्यान से रीड करना होता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी की वह शाखा है जो हड्डियों की संरचना, कार्य, विकास का अध्ययन करती है। मानव शरीर में लगभग भैया कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 पाई जाती हैं। अगर एक नवजात शिशु की अगर हम बात करें तो उसमें 213 हड्डियां पाई जाती। बाद में कुछ हड्डियां आपकी जो बैकबोन के पास होती है वो ज्वाइंट होकर एक हड्डी में कन्वर्ट हो जाती हैं, इस वजह से 206 बचती हैं, ठीक है। इसका उपयोग चिकित्सीय विज्ञान, मेडिकल साइंस, पुरातन, फॉरेंसिक साइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा में किया जाता है, कोई मतलब नहीं है इसका,
ठीक है। और अदर ऑप्शंस की बात कर दें तो एंथ्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो पहली बात तो एंथ्रोलॉजी कोई शब्द ही नहीं है, शब्द गलत है, सही शब्द है एंथ्रोपोलॉजी। अगर आपसे एंथ्रोपोलॉजी पूछा होता तो इसका मतलब होता है मानव के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का अध्ययन जो करता है या करती है वह एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है, ये ध्यान में रखना है। मायोलॉजी आपको पता ही है, मायो मीन्स मसल से रिलेटेड यानी मांसपेशियों के अध्ययन से संबंधित है मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स, ठीक है, स्टडी ऑफ मसल्स, ये आपकी मायोलॉजी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्या कह रहा है भैया, हिंज संधि को क्या कहा जाता है? हाइंड जॉइंट इज कॉल्ड, हाइंड जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स बोलते हैं, फिक्स्ड जॉइंट्स बोलते हैं या रोटेशनल जॉइंट्स बोलते हैं? चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, स्टार लगे हुए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, फटाफट से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। क्या बोलते हैं इसको? अगर आप जाएंगे ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज साइनोवियल जॉइंट। बहुत से लोगों का आंसर इसमें मूवेबल जॉइंट होगा, ठीक है, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो क्या होगा? आपका ऑप्शन बी साइनोवियल जॉइंट्स होगा। क्यों होगा उसको भी देख लीजिए, ठीक है, काहे होगा भैया? ठीक है, एक प्रकार की साइनोवियल संधि होती है आपकी हाइंड जॉइंट्स, केवल एक दिशा में गति करती है। पहली चीज यूनिएक्सियल होता है। हमारा हाइंड जॉइंट कहाँ होता है? आपने देखा होगा हाइंड का होता है हमारे या तो घुटने के जॉइंट पे होता है या हमारे कोहनी के जॉइंट पे होता है। इसमें वन साइड मूवमेंट होती है, पीछे साइड को नहीं जा सकता, ना इधर ना ही इधर ले जा सकते, वन साइड मूवमेंट होती है, एक तरफ की गति होती है, यानी जिसको हम यूनी एक्सियल मूवमेंट की अनुमति होती है आपके हाइंड जॉइंट में, ठीक है। एल्बो और नी में इस प्रकार की मूवमेंट होती है, ठीक है, जैसे अंगों में पाई जाती, जहां पर या दरवाजे या कब्जे की तरह काम करती है। अब साइनोवियल द्रव होता है इस प्रकार के जॉइंट्स के अंदर, इसलिए क्या होता है, ये घर्षण को कम करता है और गति को सुचारू रूप से बना के रखता है, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने साथियों। मोटा फिलामेंट, थिक फिलामेंट की बात हो रही है। मोटे फिलामेंट में लंबा प्रोटीन समाविष्ट होते हैं जिनका नाम क्या? द थिक फिलामेंट कंटेन्स लॉन्ग प्रोटीन्स इज कॉल्ड। थिक फिलामेंट जिस प्रोटीन जो लॉन्ग प्रोटीन्स को कंटेन या इकट्ठा करके चलते हैं उसको क्या बोला जाता है? मायोसिन बोलते हैं, एक्टिन बोलते हैं, ट्रोपोनिन बोलते हैं या फिर कॉलमोड्यूलिन बोलते हैं? फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? सभी के जवाब आने चाहिए। 9वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? फटाफट से बताएंगे। ओके, बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, मायोसिन, ठीक है। जो लॉन्ग प्रोटीन्स होते हैं थिक फिलामेंट के अंदर वो मायोसिन कहलाते हैं साथियों। क्या कहलाते हैं? मायोसिन कहलाते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। सो क्लियर हुआ? मायोसिन जो है वो क्या है? थिक फिलामेंट के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे मांसपेशियों की संरचना में मोटे फिलामेंट्स जो होते हैं वो मुख्य रूप से कौन होते हैं भैया? मायोसिन प्रोटीन होते हैं या मायोसिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। मायोसिन एक लंबा रॉड जैसा प्रोटीन है जो कि एक्टिन फिलामेंट के साथ इंटरैक्ट करके मांसपेशी संकुचन या मसल कॉन्ट्रैक्शन को पॉसिबल करता है साथियों, ठीक है। और अगर बात करें तो यह एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का यूज करके एनर्जी को प्रोड्यूस करने का या उत्पन्न करता है और मांसपेशियों को सिकुड़ने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है साथियों ये प्रोटीन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ और इसके ऑप्शन है। जैसे एक्टिन की बात हो रही है तो एक्टिन थिन फिलामेंट होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मायोसिन आपका थिक फिलामेंट था, एक्टिन आपसे पूछ ले तो ये थिन फिलामेंट है, पतले फिलामेंट है भैया, ठीक है। और मोटे फिलामेंट का नहीं होता, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है मसल्स का। ट्रोपोनिन की बात करें तो ये एक्टिन फिलामेंट के साथ जुड़ा एक प्रोटीन होता है जो कि कैल्शियम से बंधता है। किससे बंधता है भैया? कैल्शियम से कनेक्ट होता है, बंधता है, लेकिन मोटे फिलामेंट में ये नहीं पाया जाता, आपको ध्यान रखना है,
ठीक है। ट्रोपोनिन किसके साथ कनेक्ट रहता है भैया? थिन फिलामेंट के साथ, ठीक है, यानी एक्टिन के साथ, ना कि मायोसिन थिक फिलामेंट के साथ। फिर कॉलमोड्यूलिन की बात करें तो ये भैया या कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ठीक है। कॉलमोड्यूलिन की बात करें तो ये एक प्रकार का कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लास आपको बेहतर लग रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से सभी को इसका जवाब देना है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 10वां सवाल आपके सामने है साथियों। क्या कह रहा है भैया? ये ध्यान में रखना है, वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक श्वसन क्रिया में अंदर व बाहर ले जाई जाती है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एयर मूव्ड इन एंड आउट ड्यूरिंग ईच रेस्पायरेटरी साइकिल इज कॉल्ड। फेफड़ों की कुल क्षमता टोटल लंग कैपेसिटी कहलाएगी, रेस्पायरेटरी रेट कहलाएगा यानी श्वसन क्रिया की दर, टाइडल वॉल्यूम की क्षमता कहलाएगी, या फिर रेस्पायरेटरी क्वेश्चंस श्वसन क्रिया लब्धि कहलाएंगे। चलो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, सभी के जवाब आने चाहिए साथियों। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। टाइडल वायु की क्षमता कहलाएगी, ठीक है। वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक श्वसन क्रिया के अंदर और बाहर ले जाई जाती है, यानी हम एक बार सांस ले रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, सो ये प्रत्येक श्वसन की जो क्रिया अंदर और बाहर ले जाई गई वो क्या कहलाएगी भैया? टाइडल वॉल्यूम कहलाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे बता दूं कि आपकी थ्योरी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है, हम अभी स्टार्ट करेंगे। हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लगभग सारी थ्योरी क्लासेस मैंने ख़त्म कर रखी हैं, आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सीक्वेंटली लगी हुई हैं क्लासेस। और आपकी स्पोर्ट्स एंड गेम्स की भी थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। कल आई होप कल आपको एथलेटिक्स की क्लास के साथ हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एथलेटिक्स से 6-7 क्वेश्चन आने की संभावना मैक्सिमम होती है, ठीक है। सो आंसर आपका इसका टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक। सो वह वायु मात्रा, टाइडल वॉल्यूम क्या होती है भैया? एक वह वायु मात्रा होती है जो सांस लेने और छोड़ने के दौरान फेफड़ों में अंदर और बाहर आती जाती रहती है। एक वयस्क मनुष्य में या एक एडल्ट ह्यूमन की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 500 ml होती है ये टाइडल वॉल्यूम की मात्रा, 500 ml, ठीक है। यह सामान्य श्वसन, इसे यूपनिया कहते हैं, ठीक है। सामान्य श्वसन को ही यूपनिया कहते हैं। उसके दौरान फेफड़ों और वायु मार्ग की गतिशीलता को दर्शाने का काम भी करती है, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स की अगर बात करें तो फेफड़ों की कुल क्षमता जिसको हम टीएलसी बोलते हैं, टीएलसी डीएलसी का टेस्ट आप लोगों ने सुना होगा, करवाया भी होगा, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं, या फेफड़ों में भरी जा सकने वाली अधिकतम वायु मात्रा होती, जो लगभग कितनी होती भैया? 6 लीटर के आसपास होती है, ना कि प्रति श्वास की मात्रा। श्वसन क्रिया की दर, ऑप्शन जो बी दे रखा था आपने, रेस्पायरेटरी रेट, तो ये क्या होता है भैया? प्रति मिनट श्वासों की संख्या। 1 मिनट में जितनी सांसें आपकी चल रही हैं उसकी बात हो रही, तो 12 से 16 और कहीं से कहीं 12 से 18 भी आपको देखने को मिल जाएगी वायु की मात्रा, तो इसको बोला ही नहीं जाएगा, ठीक है। श्वसन क्रिया उपलब्धि, ठीक है, आरक्यू जिसको बोलते हैं, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन और ऑक्सीजन के उपभोग का अनुपात है, जो कि मेटाबॉलिज्म से संबंधित है, ना कि रेस्पायरेटरी चीज से संबंधित है, ठीक है। इस ऑप्शन को एक्सप्लेन किया यहाँ पर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? हृदय की सबसे बाहरी परत को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, ठीक है, एंडोकार्डियम। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएगा ही आएगा। सो हृदय की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम कहते हैं, कि मायोकार्डियम, की पेरिकार्डियम, या नन ऑफ दी अबव। सभी के जवाब आने चाहिए इसमें, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज पेरिकार्डियम, ठीक है। हृदय की जो सबसे आउटर लेयर होती है वो पेरिकार्डियम कहलाती है साथियों, ठीक है। आउटर लेयर, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सो ऑप्शन
सी करेक्ट हो जाएगा इसका पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हृदय की बाहरी परत होती है जो कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है भैया, ये ध्यान में रखना है। हार्ट को बाहरी आघातों से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये दो भागों से बनी होती है जो आपकी पेरिकार्डियम होती है, एक फाइब्रस पेरिकार्डियम से और दूसरी सेरस पेरिकार्डियम से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फाइब्रस पेरिकार्डियम और सेरस पेरिकार्डियम से मिलकर एक दोहरी झिल्ली, सेरस पेरिकार्डियम दोहरी झिल्ली वाली आंतरिक परत कहलाती है। फाइब्रस पेरिकार्डियम मजबूत संयोजी ऊतक की बाहरी परत होती है पेरिकार्डियम की। इसका मुख्य काम जो होता है वो क्या होता है भैया, फ्रिक्शन से, घर्षण से आपके हार्ट को बचाना और इसे स्थान पर स्थित रखना है, यानी हार्ट आपका एक जगह एलोकेटेड रहे, मूव ना करे, इसलिए भी यह लेयर आपका क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। अदर ऑप्शंस की अगर हम बात करें भैया तो एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम भी ऑप्शन में दे रखा था। पेरिकार्डियम आपकी क्या होगी, पेरिकार्डियम आपकी होगी सबसे आउटर लेयर हो गई, सबसे आउटर लेयर है ना। वहीं अगर एंडोकार्डियम की बात करें तो ये सबसे भीतरी परत होती है, इनर लेयर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एंडोकार्डियम आपसे पूछ ले तो भैया ये इनर लेयर है आपकी, ठीक है। वहीं मायोकार्डियम हृदय की मध्यम मांसपेशी परत है, ठीक है। मायोकार्डियम आपकी मिड लेयर में आ जाती है, मीडियल लेयर में आ जाती है, ओके, ये ध्यान रखना है। अब पंपिंग क्रिया करने का काम, जो आपसे कभी कभी सवाल पूछ लेगा कि हृदय की पंपिंग क्रिया में सहायता करने का काम कौन करता है या कौन सी आपकी लेयर सबसे ज़्यादा उस पर रोल निभाती है, तो भैया वो कौन सी होगी, मायोकार्डियम होगी, ठीक है। और सबसे थिकेस्ट लेयर अगर आपसे पूछ ले भैया, सबसे थिकेस्ट लेयर आपसे पूछ ले तो वो भी आपकी मायोकार्डियम ही होगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मायोकार्डिक या मायोकार्डियम होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है भैया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। क्या कह रहा है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच अंतर को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज नोन एज, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है भैया, ठीक है। फटाफट से बताएंगे। पल्स काउंट के नाम से जानते हैं हम, पल्स रेट के नाम से जानते हैं, पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं, या पल्स डिफरेंस के नाम से जानते हैं। जो आपका उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप के जो बीच का क्या होता है, डिफरेंस, अंतर, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे। चलो फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, क्या होगा, क्या बोलेंगे उसको, ठीक है। क्या बोलेंगे भैया, ऑप्शन सी के साथ आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो, पल्स प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। यानी एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका पल्स प्रेशर कहलाएगा, ठीक है, पल्स प्रेशर कहलाएगा, ओके। चलिए, सो वह अंतर जो सिस्टोलिक दबाव और डायस्टोलिक दबाव के बीच में होता है क्या कहलाता है भैया, पल्स प्रेशर कहलाता है, ओके। यानी गणना कैसे करते हैं भैया, पल्स प्रेशर बराबर सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, ठीक है। पल्स प्रेशर बराबर क्या कर दोगे, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर कर दो, तो ये आपका क्या निकल जाएगा भैया, पल्स प्रेशर। सपोज दैट 40 mm ऑफ Hg, ठीक है, मिलीमीटर मरकरी। Hg किसका होता है, फॉर्मूला आपका मरकरी का होता है। 120 से 180 mm ऑफ Hg ब्लड प्रेशर में क्या कर दो, 40 मिलीग्राम पर Hg पल्स प्रेशर, ठीक है, ओके। हृदय की पंपिंग क्षमता और धमनियों की लचक आर्टेरियल कैप्लियंस को दर्शाता है, पल्स प्रेशर जो होता है आपका, ठीक है। ये आपकी पंपिंग क्षमता और धमनियों की जो लचक होती है, आर्टेरियल कॉम्प्लियंस होता है, उसको भी दर्शाने का काम ये करता है पल्स प्रेशर, ठीक है। चलिए, पल्स काउंट की बात करें तो नाड़ी की संख्या, ठीक है, प्रति मिनट जो हमारी नब्ज की दर होती है
वही पल्स काउंट कहलाती है। पल्स रेट की बात करें तो यह हृदय गति यानी हार्ट रेट, ठीक है, जो सामान्यतः कितनी होती है, वैसे तो होती है 72 टाइम्स पर मिनट, बट एक एवरेज में 60 से 100 बार प्रति मिनट होती है। एज के हिसाब से बच्चे होंगे तो उनकी जो आपकी पल्स रेट होगी बहुत तेज़ होगी, थोड़ा यूथ होगा तो उसकी एवरेज में जाएगी 72, 73, 74, 75 के बीच में, ठीक है। इस तरीके से जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो पल्स रेट कम होती जाती है। पल्स डिफरेंस क्या है? यह एक गैर मानक शब्द है, चिकित्सा में या एजुकेशन की फील्ड में इसका कोई महत्व नहीं है भैया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई साहब? किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? मोस्टली, बहुत आसान सवाल, कक्षा 5 के बच्चे से भी पूछ लोगे तो बता देगा भैया। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस? रात्रि वड़ांधता या अंधता? विटामिन ए की कमी से विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? चलो फटाफट से सभी जितने लोग देख रहे हैं इस क्लास के साथ कनेक्ट हैं सभी के जवाब आने चाहिए। फटाफट से बताओ कौन सी विटामिन की कमी से? बिल्कुल भैया, विटामिन ए की कमी से, जिसको हम विटामिन ए को और किस नाम से जानते हैं भैया? रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। विटामिन सी से अगर आप पूछ ले तो भैया स्कर्वी नामक हो जाता है। विटामिन डी से आपको रिकेट्स हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन बी से आपको बेरी बेरी रोग हो जाता है। मेरी बेरी के बेर वाली बेरी नहीं, बेरी बेरी रोग, ओके, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सो क्या कह रहा है? नाइट ब्लाइंडनेस एक दृष्टि संबंधित विकास है जो कम रोशनी में देखने में क्या होता है भैया? कम क्षमता को कमज़ोर हो जाती है। मतलब आप कम रोशनी है, कम लाइट है तो वहाँ पर आपको देखने में काफ़ी परेशान, आपको नहीं मतलब जिसको वो प्रॉब्लम होगी उसको देखने में परेशानी होगी, ठीक है। विटामिन ए की कमी से होता है भैया क्योंकि विटामिन रोडोप्सिन नामक वर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। देखो विटामिन ए जो होता है ना, वो रोडोप्सिन नामक एक वर्णक होता है, इसके निर्माण में सहायक होता है। रोडोप्सिन से ही आपको कम रोशनी में देखने में सहायता मिलती है, ओके, ये ध्यान में रखना है। रोडोप्सिन से पूछ ले तो भैया रेटिना की रॉड कोशिकाओं, रॉड सेल्स में पाया जाता है जो कम प्रकाश में देखने में मदद करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रोडोप्सिन से रिलेटेड अगर आपसे सवाल पूछ ले तो रेटिना की जो रॉड सेल्स होती हैं भैया उसमें पाया जाता है, जो क्या काम करता है? कम लाइट में भी, कम प्रकाश में भी हमें देखने में क्या करता है? हेल्प करता है। और नाइट ब्लाइंडनेस के लक्षण की बात करें तो रात में धुंधली रोशनी में दिखाई नहीं देखेगा, आंखों में सूखापन आ जाएगा, जैसे ज़ेरोप्थैल्मिया भी कहते हैं, ठीक है, ज़ेरोप्थैल्मिया, ये ध्यान में रखना भैया। और अदर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो क्या करें? विटामिन बी, इसकी कमी से मेरी बेरी के बेर हो जाते हैं। B12 की कमी से एनीमिया होने की भी चांसेस हो जाते हैं, बट रतौंधी नहीं होती है। विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी जैसे रोगों में आपके मसूड़ों में सूजन आ जाएगी, दुर्गंध आ जाएगी, खून निकलने लग जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। विटामिन डी की बात करें तो इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, रिकेट्स हो जाते हैं और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। रिकेट्स के बारे में आपको ध्यान में रखना है साथियों, रिकेट्स बच्चों को होता है ज़्यादातर, और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वो वयस्क में या बूढ़ों में ज़्यादा होता है, बूढ़ों में होता है वैसे ज़्यादातर, ठीक है, बुजुर्गों में ज़्यादा होता है। हड्डियाँ क्या होती हैं भैया? खोखली हो जाती हैं अंदर से, इसे हम सूखा रोग भी बोलते हैं रिकेट्स को। आई होप सो, अगर मैं करेक्ट ना हूँ तो प्लीज़ कमेंट में आप करेक्ट कर दीजिएगा मेरे को। रिकेट्स को सूखा रोग बोलते हैं क्या? बताइएगा। चलो अगला सवाल। क्या कर रहा भैया? पैनक्रियाज स्त्रावित करता है, यानी क्या सीक्रेट्स करता है पैनक्रियाज भैया? पैनक्रियाज से क्या निकलता है? बहुत बार पूछा हुआ सवाल है और सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। पैनक्रियाज क्या सीक्रेट्स करता है? इंसुलिन, पेप्सिन, एड्रिनल या फिर टाइलिन? चलो फटाफट से बताओ क्या होगा सही जवाब। सही जा रहा हो, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, सभी के आंसर आने चाहिए भैया। पैनक्रियाज क्या स्रावित करता है भैया? बिल्कुल करेक्ट, इंसुलिन, ठीक है। डायबिटीज़ के रोगी होंगे तो उनको ज़्यादा ही पता होगा, ठीक है। पैनक्रियाज से क्या निकलता है भैया? इंसुलिन निकलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार टपकते हैं पेपर में, ठीक है।
सो एक मिश्रित ग्रंथि इन पैनक्रियाज क्या है भैया, एक प्रकार की मिक्स ग्लैंड्स है जो कि अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी यानी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ये ग्रंथि होती है भैया। पैनक्रियाज आपसे सवाल पूछ सकता है कि आपके शरीर में वह कौन सी ग्रंथि या ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, तो वो कौन सी भैया, पैनक्रियाज है। ये ध्यान में रखना है। पैनक्रियाज से क्या निकलता है भैया, इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन क्या है, अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं यानी बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है या रक्त शर्करा यानी कि ब्लड ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करता है भैया। इसीलिए क्या होता है, डायबिटीज़ के पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ या शुगर का कोई पेशेंट होता है तो उसमें इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक, एक महत्वपूर्ण हार्मोन भी है इंसुलिन, रक्त शर्करा कम करने का काम करता है। ग्लूकोगॉन अल्फा सेल रक्त शर्करा को बढ़ाता है। देखो ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करता है ग्लूकोगॉन यानी अल्फा सेल, ठीक है, और इंसुलिन जो होता है जिसको हम बीटा सेल बोलते हैं, ये भैया ब्लड शुगर को लेवल को कम करने का काम करते हैं। ये ध्यान में रखना आपको। ओके, चलिए अदर ऑप्शंस की अगर हम बात कर लें तो पेप्सिन दे रखा था आपके ऑप्शन ए में। तो पेप्सिन क्या है भैया, यह आमाशय यानी कि स्टोमक द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ठीक है। किसके द्वारा, स्टोमक के द्वारा एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है पेप्सिन। एड्रिनल की बात करें तो ये एड्रिनल ग्लैंड द्वारा क्या है, एड्रिनल ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है एड्रिनल हार्मोन, ठीक है, जैसे एड्रीनलिन। ओके, या टाइलिन की बात करें तो भैया ये सलाइवा यानी कि हमारी जो लार में पाया जाता है टाइलिन, एक प्रकार का एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करने का काम करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अदर ऑप्शंस की बात बस थोड़ा थोड़ा इसमें डिस्कस करते हैं, क्लास आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी आई थिंक सो। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, जितने क्वेश्चंस कनेक्ट हो जाएंगे उतने ही क्वेश्चन रखेंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट में डाल देंगे। आपका भी समय कीमती है, ठीक है, 1 घंटे के ऊपर फिर क्लास बोर होने लगती है, ठीक है। वैसे भी मैं चाहता हूँ मैं जितनी देर पढ़ाऊँ आपको थ्रू दी पॉइंट ही ले चलूँ, फालतू की बहस और बकवास ना करूँ, आपको पता ही होगा, ठीक है। सो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान संधि कोण में कमी आ जाती है भैया। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोमैकेनिक्स का सवाल है। क्या कह रहा है भैया, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज द ज्वाइंट एंगल डिक्रीजेस, यानी वो कौन सी प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसमें आपके जो जोड़ का कोण है वो भैया कम हो जाता है, डिक्रीज होता है। फ्लेक्शन में, एक्सटेंशन में, अबडक्शन में या फिर रोटेशन में, ठीक है। फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब। सभी के जवाब आने चाहिए, 15वें सवाल का सही जवाब बता दो। 2-4 लोग के ही आंसर आते हैं यार, सभी के आने चाहिए ना, बिल्कुल। सो करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, अगर आप फ्लेक्शन के साथ जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ठीक है, जब आप कोहनी को ऐसे मोड़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। एंगल आपका कम हो रहा है, आपने रिलीज कर दिया, एंगल कोण आपका बढ़ रहा है ज्वाइंट का, वो एक्सटेंशन हो जाएगा। यहाँ बात हो रही है द ज्वाइंट एंगल डिक्रीजेस, कम की बात हो रही तो इसमें होगी फ्लेक्शन। अगर इंक्रीज लिखा होता तो इसका आंसर हो जाता भैया एक्सटेंशन। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, ए, ठीक है, ये दे रखा ना फ्लेक्शन, हाँ फ्लेक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। वह गति जिसमें 2 हड्डियों के बीच का कोण कम हो जाता है, जैसे कोहनी के मोड़ने पर, जैसे मैंने भी बताया आपको, ठीक है, घुटने के मोड़ने पर भी हो जाता है। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी, जो फ्लेक्शन मूवमेंट है, फ्लेक्शन क्या है भैया, एक प्रकार की मूवमेंट है, और ये मूवमेंट हमेशा सजाइटल प्लेन में होती है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, सजाइटल प्लेन में होगी और मांसपेशियों के संकुचन जैसे बाइसेप्स द्वारा संचालित होती है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उससे पहले इसके ऑप्शंस पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। एक्सटेंशन मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें आपके जॉइंट्स के बीच का एंगल इंक्रीज हो जाए वो एक्सटेंशन कहलाता है। अबडक्शन की बात कर लें भैया, तो अबडक्शन जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, इसमें अंग शरीर की मध्य रेखा से दूर हो जाता है, जो आपकी सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी होती है, सीजी होती है, बीच का पार्ट होता है,
ठीक है, जैसे अभी हमारा हाथ यहाँ पर है तो सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी मध्य रेखा के बीच में, अपने हाथ को ऐसे लेके चला जाऊं, मध्य रेखा से दूर ले जा रहा हूं ना, दैट इज कॉल्ड अबडक्शन। ठीक है, हाथ के बगल को बगल में उठाना, कोण में कमी नहीं होती, एंगल में कमी नहीं होती भाई साहब। रोटेशन की बात कर लें तो इसमें हड्डी अपनी धुरी पर घूमती है, जैसे सिर को घुमाना, हम अपनी मुंडी को अगर ऐसे ऐसे घुमा देते भैया दैट इज कॉल्ड रोटेशन। ठीक है, कोण पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं, कथा को चालू रखते हैं थोड़ी देर और। ठीक है, संधि के इस साइनोवियल नामक तरल पदार्थ वाले स्थान के पास अगर स्वेलिंग आ जाए भैया, सूजन आ जाए, तो आप क्या बोलोगे उसको? ठीक है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनेवल फ्लूइड फिल्ड स्पेस अराउंड अ जॉइंट दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा भैया? जहां पर साइनेवल द्रव भरा होता है, ठीक है, जॉइंट्स में, जॉइंट्स के बीच में, तो वहां पर अगर स्वेलिंग आ जाए, सूजन आ जाए, तो क्या कहलाएगा? स्प्रेन कहलाएगा, स्ट्रेन कहलाएगा, क्रैम्प कहलाएगा या साइनोवाइटिस कहलाएगा? बताओ फटाफट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये सभी के जवाब आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहलाएगा भैया? अब देखो स्प्रेन क्या है, स्प्रेन क्या है? स्प्रेन तो भैया मोच है, यहां बात कर रहा है सूजन की। मोच कहाँ आती भैया? ज्वाइंट में आती है। यहाँ बात किस चीज़ की कर रहा है भैया? जहाँ साइनेवल फ्लूइड भरा होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। स्ट्रेन क्या है भैया? खिंचाव होता है। खिंचाव हमेशा कहाँ होता है भैया? आपकी मसल्स में होता है भैया। तो यहाँ तो पूछ रहा है जोड़ में जो साइनेवल द्रव भरा होता है उसकी बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा क्रैम्प, किस में आता है भैया? ये भी आपकी मसल्स में ही आता है, मसल्स टियर्ड हो जाती हैं, तो ये भी नहीं होगा। बच गया ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आपका साइनोवाइटिस कहलाता है। ठीक है, ओके, इतनी चीज़ क्लियर रखिएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। साइनोवाइटिस क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें संधि की जॉइंट्स की जो साइनोवियल झिल्ली होती है या साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसे हम साइनोवियल द्रव या फ्लूइड का अधिक उत्पादन होने लग जाता है। ठीक है, प्रमुख कारण क्या होता है भैया? अगर ये ज़्यादा होने लग जाए, साइनोवियल फ्लूइड अगर ज़्यादा निकलने लग जाए, तो क्या होगा भैया? लो, अच्छा सूजन आ जाए अगर ऐसी जगह पर जॉइंट्स वगैरह में, तो क्या होगा भैया? गठिया, आर्थराइटिस, चोट लगने की संभावना, इन्फेक्शन हो सकता है जोड़ों में। लक्षण, सिम्टम्स कैसे कैसे देगा भैया? जोड़ों में दर्द और सूजन, गर्माहट और लालिमा, और गति, मूवमेंट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है ऐसी स्थिति में। ये आपको ध्यान में रखना है भैया। अदर ऑप्शंस तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे स्प्रेन मैंने आपको बता ही दिया था भैया। स्प्रेन, अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी, कन्फ्यूज़न हो जाती है कभी कभी। कन्फ्यूज़न ये होती है, एक शब्द आ जाता है, कई बार मैं जब भी ये क्वेश्चन आता है मैं ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें फंसाती हैं। ठीक है, पेपर में आपको फंसा देती हैं। ठीक है, स्प्रेन और स्ट्रेन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ये समझना है। स्ट्रेन में टी शब्द आ रहा है, टी फॉर आपको ध्यान रखना है भैया टेंडन। टेंडन का काम क्या होता है भाई साहब? ये आपकी मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, और हमेशा मांसपेशियों में क्या आता है भैया? खिंचाव आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्ट्रेन क्या होता है? खिंचाव होती है। अब बच गया स्प्रेन, तो भैया ये लिगामेंट की चोट हो गई। एक ध्यान रहेगा, एक ऑटोमेटिक आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे। लिगामेंट का काम क्या होता है भैया? बोन को बोन के साथ कनेक्ट करना होता है, और हड्डियों के जोड़ में हमेशा क्या आता है भैया? मोच आती है। ठीक है, स्प्रेन, मोच, टखने हो गए, और भी जगह पे है। ठीक है, और भी कुछ दे रखा है क्या? वही तो दे रखा है। स्ट्रेन आपका टेंडन या टेंडन्स के फटने या खिंचाव होने का कारण। क्रैम्प या मांसपेशियों में अचानक अगर आपके ऐठन वगैरह आ गई तो वो क्रैम्प कहलाती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है भैया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, तो अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? प्लैंटर फ्लेक्शन गतिविधि या मूवमेंट केवल होती कहाँ पर होती है? प्लैंटर फ्लेक्शन की बात कर रहा है। प्लैंटर फ्लेक्शन मूवमेंट अकर्स ओनली इन, चलो फटाफट से बताएंगे। प्लैंटर फ्लेक्शन मूवमेंट हमेशा कहाँ होती? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, केवीएस में भी पूछा है, एनवीएस में भी पूछा है, एस्टेट में भी पूछा है, यूपीटीसीटी में भी पूछा है। कौन से एग्जाम लगाओगे? राजस्थान में भी पूछ रखा है ये सवाल। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ में भी पूछा हुआ है ये सवाल। ठीक है, चलो बताओ फटाफट से।
17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज एंकल। टखने की मूवमेंट होती है, केवल टखने में ये मूवमेंट होती है, प्लैंटर फ्लेक्शन। ये आपको ध्यान में रखना है भैया, ठीक है। प्लैंटर फ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन एक विशिष्ट प्रकार की गति, एक स्पेसिफिक मूवमेंट है जो केवल आपके एंकल के ज्वाइंट में होती है, जो आपके पैर के टखने होते हैं उनके ज्वाइंट में होती है, ठीक है। जब वह गति पैर की उंगलियों के नीचे की ओर झुकती है, जैसे जब हम खड़े हो रहे हैं, ठीक है, या गैस पेडल, उंगलियों पर खड़े होना या गैस पेडल दबाना, गैस की जो पेडल होती है पंप वाली उसको दबाना। विपरीत गति देखो, प्लैंटर फ्लेक्शन की एक अपोजिट गति होती है जिसे डॉर्सी फ्लेक्शन भी पूछ लेता है। यह पैर की ऊपर की ओर जब हम मोड़ते हैं अपने पैर को, एड़ी को जमीन पर रख के पंजे को जब हम उठाते हैं ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड डॉर्सी फ्लेक्शन, ठीक है। और वहीं पंजे को नीचे रख के एड़ी को जब उठाते हैं, दैट इज क्लोज प्लैंटर फ्लेक्शन। जब हम चल रहे होते हैं नॉर्मली, तो जो हमारी फुट अप डाउन होती है वो आपकी प्लैंटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन का एग्जांपल होती है, ठीक है। ये आपके टखने में होती है, ठीक है। अदर ऑप्शंस की अगर हम बात कर लें भैया, तो हिप दे रखा है, यहाँ पर प्लैंटर फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है। हिप में कैसी मूवमेंट होती है? फ्लेक्शन होगा और एक्सटेंशन होगा, प्लैंटर फ्लेक्शन कभी नहीं होता, ठीक है। नी की बात कर ले तो यहाँ फ्लेक्शन होगा और एक्सटेंशन होगा क्योंकि इसमें हाइन ज्वाइंट होता है। रिस्ट कलाई की बात कर लें तो भैया यहाँ पर कैसा ज्वाइंट होता है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है, यानी कि फिसलने वाली संधि होती है। तो यहाँ पर फ्लेक्शन हथेली की ओर मोड़ होता है, लेकिन प्लैंटर फ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है भैया। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18 भैया। 18वां सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट से बताएंगे इसका सही जवाब। क्या कह रहा है 18वां क्वेश्चन भैया? किस प्रकार के उत्तोलक में भार, बल तथा आलंब बीच में होता है भाई साहब? चलो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ लीवर, पेट वाला लीवर नहीं भैया, उत्तोलक वाला तराजू वाला लीवर, ठीक है। लीवर इज द लोड सिचुएटेड बिटवीन द एफर्ट एंड द फल्क्रम, ठीक है। टाइप 1 लीवर, देखो कितने प्रकार के लीवर होते हैं भैया? 3 ही प्रकार के लीवर होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो बताओ इनमें से कौन से प्रकार का लीवर होगा भैया जिसमें भार, बल, भार जो होता है, जो वेट होता है ना, वो आपका बल और आलंब के बीच में होगा। अब ये कौन से प्रकार का लीवर है ये आपको बताना। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? सभी के आंसर आने चाहिए। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर या थर्ड क्लास लीवर, क्या होगा इसका सही जवाब भैया? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ आप जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, सेकंड क्लास लीवर कहलाएगा ये, ठीक है। सेकंड क्लास लीवर में आपका जो वेट होता है ना, वो भैया बल और आलंब के बीच में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है भैया, ओके। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर ठीक है। आलंब एक छोर पर, भार बीच में हो और बल दूसरे छोर पर हो, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लें, सेकंड क्लास लीवर जो व्हील बोरो होती है, ठीक है, ऐसे ठेलने वाली, वो आपकी हो जाएगी। फिर नट क्रैकर जो होते हैं, सुपारी काटने वाला जो सरौता होता है, ठीक है। मानव शरीर में पैर की जो उंगलियों पर खड़े होने की जो प्रक्रिया होती है, जब हम फिंगर्स पे ऐसे खड़े होते हैं, वो भी आपका ये एग्जाम्पल्स किसके हैं भैया? सेकंड क्लास लीवर के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्या कर रहा है, कुछ और पॉइंट्स, टाइप 1 लीवर की बात कर लें तो इसमें देखो सेकंड क्लास लीवर में आपका वेट जो होता है भैया वो बीच में होता है, ठीक है। फर्स्ट क्लास में आपका आलंब बीच में होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सी सॉ, बहुत खेला होगा बचपन में, जब स्कूल में हम लोग थे ना तो एक तो झूला था, देखा होगा आप लोगों ने, यह वाला, इधर एक तो डंडा रहता था, इधर भी, इस पे बैठ जाओ, इधर से एक लोग दबाए तो उधर उठ जाए, उधर से दबाए तो इधर उठ जाए, सी सॉ, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास लीवर में आता है, ठीक है। कैंची भी आपका फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल है, कैंची भी कुछ वैसे ही काम करती है। टाइप 3 की बात कर लें तो इसमें भैया बल बीच में होता है, फोर्स जो होती है वो सेंटर में होती है, ठीक है। जैसे मानव भुजा, चिमटा इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, रोटियां बनाई होंगी हॉस्टल में आप सभी ने,
ठीक है, हमने तो बहुत बनाई भैया, 5 साल बीपीएड एमपीएड करने बहुत रोटियां बनाई। शाम को ही रोटी मिलती थी खाने में, सुबह तो दाल चावल खा के ही काम चलता था। टाइम ही नहीं मिल पाता था भाई। सुबह 5 बजे से ग्राउंड एक्टिविटी 8 बजे तक, फिर थक हार के आओ, 1 घंटा मिलता था, नहाओ धो नाश्ता करो, 9:30 बजे से थ्योरी क्लास, 2 बजे तक गुरुजी लोग दिमाग का दही का डालते थे, नींद इतनी आती थी। फिर वापस आओ, फिर दाल चावल जो बनाकर तुरंत खा पी के थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट, फिर 4 बजे से ग्राउंड एक्टिविटी, फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट 7 बजे तक, तो शाम को ही हो पाता था। तो चिमटा इसका भैया टाइप 3 3rd क्लास लीवर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगले 25 क्वेश्चन नेक्स्ट में, पक्का डन, सेकंड पार्ट इसका आ जाएगा। ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करेंगे। देखो लग रहा है कि 1 घंटे में केवल हम 25 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे, बट इसका एग्जाम्पल यार, हम क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं, साथ में जो उसके ऑप्शन हैं हम उनको भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो इन 25 क्वेश्चन में भी अगर आप कायदे से देखोगे तो हमने 75 से 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो उस पर नहीं जाना। बाकी आप बोलोगे कि अगर आपको 1 घंटे में 50 क्वेश्चन खत्म करने, तो मैं 40-45 मिनट में ही खत्म कर दूंगा, सिर्फ आंसर बता के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा आप बताएंगे हम वैसा करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से शरीर का कौन सा प्लेन इसे ऊपरी और निचले हिस्से में विभाजित करता है। ठीक है, विच एनाटॉमिकल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स। ठीक है, आपके शरीर को ना वो कौन सा प्लेन है भैया जो ऊपर और नीचे के हिस्से में डिवाइड करता है भैया, अपर और लोअर भाग में, यहाँ से डिवाइड कर देता है, ऊपर का हिस्सा ऊपर, नीचे का हिस्सा नीचे, ऐसे डिवाइड कर देता है। बताओ, सैजिटल प्लेन डिवाइड करता है, ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड करता है, वर्टिकल प्लेन या फिर फ्रंटल प्लेन? चलो फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? 19वें प्रश्न का सही जवाब बताएंगे सभी के सभी। कौन सा वो एनाटॉमिकल प्लेन है जो भैया बॉडी को आपके अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड कर देता है? भैया क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते तो बिल्कुल सही है, दैट इज ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन, ध्यान रखिएगा, ट्रांसवर्स वह प्लेन है जो शरीर को ऊपर और निचले हिस्से में डिवाइड कर देता है, अपर और बॉटम पार्ट में। ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन जिसे हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन जिसे हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं, जो शरीर को ऊपरी यानी सुपीरियर और निचले यानी कि इंफीरियर भाग में डिवाइड कर देता है, विभाजित कर देता है। जैसे कमर के पास काटने पर धड़ का ऊपरी और निचला हिस्सा अलग अलग हो जाता है। अगर मुझे कोई कमर के पास उड़ा दे तो मैं ऊपर चला जाऊँ और नीचे वाला हिस्सा नीचे। जैसे जादूगर वाला देखा होगा ना आपने, क्या करता है, उसको ऐसे काट के आधा हिस्सा बाहर कर देता है, आधा हिस्सा इधर, क्या करता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कट कर देता है। ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, जादूगर सर्कस में दिखाते हैं अक्सर। ठीक है, आपकी मैडम सामने बैठी, मैंने अपने आप को काटने की बात कर दी, गुस्सा आ गई। चलिए कोई बात नहीं, मैडम भी जल्दी क्लास लेंगी, हाँ उनसे भी हम 1-2 क्लासेस करवाएंगे। अभी थोड़ा प्रैक्टिस पे है, हाथ सेट हो जाएगा तो बिल्कुल वो भी पढ़ाएंगे साथ में। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो जैसे कमर के पास अगर कट गया तब दिशा या प्लेन की ज़मीन के समानांतर यानी क्षैतिज चलता है। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है ज़मीन के समानांतर यानी कि क्षैतिज चलता है, ऐसे ही चलता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलने से पहले इसका एक्सप्लेनेशन फटाफट से देख लेते हैं। सैजिटल प्लेन की बात करें तो शरीर को बाएं और दाएं हिस्से में काटता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर और नीचे हिस्से में काटता है, सैजिटल प्लेन दाएं और बाएं हिस्से में काट देगा शरीर को। वर्टिकल प्लेन की बात करेंगे तो ये एनाटॉमी का मानक में नहीं है, सैजिटल या फ्रंटल प्लेन को गलती से वर्टिकल कह दिया जाता है कभी कभी, क्योंकि वर्टिकल मतलब क्या होता है भैया, ऐसे खड़ा। अब ये भी तो लेफ्ट और राइट में ही बांट रहा है ना। ठीक है, फ्रंटल प्लेन की बात करें तो ये शरीर को सामने से और पीछे के हिस्से में यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर के भाग में डिवाइड करता है, ये आपको ध्यान में रखना है भाई साहब। ओके, चलो 20वां सवाल आपसे कह रहा है मेसोमॉर्फिक की विशेषता क्या होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी। मेसोमॉर्फी की विशेषता क्या होती है भैया? मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय, गर्दन छोटी और मोटी होती है ऐसे व्यक्तियों की, शॉर्ट एंड थिक नेक, वसायुक्त ब्रेस्ट के साथ छाती, फैटी चेस्ट विथ ब्रेस्ट, गर्दन मजबूत और लंबी होती है, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग नेक होती, लंबी गर्दन,
गर्दन लंबी और पतली होती है, लॉन्ग एंड थिन नेक। चलो फटाफट से बताओ, जो मेसोमॉर्फिक बॉडी टाइप्स होते हैं वो कैसे होते हैं भैया, इनमें से फटाफट से बताएंगे, सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होते हैं? बिल्कुल, इनकी गर्दन मजबूत और लंबी होती है। मेसोमॉर्फिक टाइप्स जो बॉडी पर्सनालिटीज होती हैं, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग नेक्स होते हैं इनके। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है भैया। ठीक है, शरीर प्रकार की प्रमुख विशेषताएं, जैसे मांसपेशियों की स्पष्ट परिभाषा। जो मेसोमॉर्फिक होते हैं ना भैया, उनकी वेल डिफाइंड मसल होती हैं, पहले तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉडी शेप होता है, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग नेक होता है, ब्रॉड शोल्डर नैरो वेस्ट होते, कंधे चौड़े होते हैं और कमर कैसी होती? पतली होती भैया। ठीक है, यह शरीर प्रकार एथलेटिक बिल्ड से मेल खाता है। मैक्सिमम जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनकी पर्सनालिटी से ज़्यादा मैच करता है। ठीक है, आ जाओ भैया, अन्य विकल्प ले लो। मेसोमॉर्फिक का तो बता दिया। अब एंडोमॉर्फिक अगर आपसे पूछ लेता तो भैया, इसमें गर्दन छोटी और मोटी होती है ऐसे व्यक्तियों की। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक, वसायुक्त छाती, यह भी एंडोमॉर्फ की पहचान होती है। आपके चेस्ट के पास ज़्यादा फैट इकट्ठा होता है तो ये भी किसका है? एंडोमॉर्फ की होती है। गर्दन लंबी और पतली हो तो ये एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप्स में हो जाती है। इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल। उससे पहले यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देख लेना है। ठीक है, एक चार्ट आपको देख पा रहे, आई होप आपको विजिबल होगा, इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, शरीर प्रकारों की तुलनात्मक विवरण, बॉडी टाइप्स की बात कर लें। ठीक है, तो 3 प्रकार में बॉडी टाइप्स को डिवाइड किया गया। पहले ये आपको ध्यान में रखना है, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ में। ठीक है, विशेषताओं की बात करें तो एक्टोमॉर्फिक जो होते हैं वो पतले होते हैं, हल्की मसल्स वाले होते हैं। ये ज़्यादातर कैसे इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं? मैराथन, यानी जो लंबी दूरी की दौड़ होती है, इस टाइप की इवेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। मेसोमॉर्फिक की बात कर लें तो ये मस्कुलर होते हैं, मांसल प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी बॉडी एथलेटिक टाइप की होती है, ज़्यादातर स्विमिंग, जिम्नास्टिक, इस प्रकार के गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। एंडोमॉर्फिक की बात करें तो ये गोलाकार होती है, राउंड बॉडी शेप होता है इनका। इनके शरीर में ज़्यादा फैट होता है, थुलथुलाए होते हैं, कह दिया जाए तो थोड़े। ठीक है, सूमो पहलवान इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो। देखा, चड्डी पहन के ऐसे ऐसे करता रहता है। वो अक्षय कुमार की कौन सी पिक्चर है जिसमें राजा बनना चाहता है? वो कौन सी पिक्चर है? समोसे में आलू वाला, उसमें लड़ता है ना सूमो पहलवान से चड्डी पहन के, वैसे ही सूमो पहलवान। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है भैया? कोहनी को मोड़ते समय बाइसेप पेशी काम करती भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अपनी थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है। काम करने वाली दुल्हन और आराम करने वाली दुल्हन के प्रपेक्ष में पढ़ाया था मैंने, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। अगर आपको पता होगा, याद होगा तो आप बता दोगे। ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शन द बाइसेप्स मसल्स एक्ट्स एज एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, स्टेबलाइजर या न्यूट्रलाइजर। चलो फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा इसका सही जवाब? 1 घंटा 4 मिनट हो गया, चलो 10 मिनट में और ख़त्म कर देंगे 5 क्वेश्चन। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भैया। एगोनिस्ट कहलाती है, यानी काम करने वाली जो दुल्हन होती है। ठीक है, ये विपरीत काम करती है। अभी देख लेते हैं कैसे काम करती है। कौन सा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एगोनिस्ट। ठीक है, वह मांसपेशी या वह मसल्स जो मुख्य रूप से कॉन्ट्रैक्शन करके गति उत्पन्न करती है, वो एगोनिस्ट कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। कॉन्ट्रैक्शन करके यानी काम करके मूवमेंट लाएगी, ना कि आराम करके। ठीक है, उदाहरण जैसे हम फ्लेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, फ्लेक्शन क्या होता है? मोड़ना। जब आप डंबल को उठाते हो, पकड़ के वेट जब कर रहे हो तो दम लग रहा है ना, तो जब फ्लेक्शन वाली गतिविधि कर रहे हो तो ब्राइसेप्स ब्राइकी में एगोनिस्ट की भूमिका निभाती है। जो बाइसेप्स ब्राइकी मसल्स होती हैं वो एगोनिस्ट की भूमिका निकालेंगी। ठीक उसके अपोजिट जो मसल होगी विपरीत, ट्राइसेप्स, वो एंटागोनिस्ट हो जाएगी भैया, रिलैक्स करेगी। जब आप एक्सटेंशन करेंगे तो आपकी एगोनिस्ट मसल रिलैक्स करेंगी और नीचे वाली काम करेंगी। ठीक है, चलो एंटागोनिस्ट क्या है? वह मांसपेशियां जो
एगोनिस्ट के विपरीत काम करती हैं, जैसे ट्राइसेप्स हो गया, कोहनी को सीधा करते हैं हम। डंबल उठाने के बाद जब हम नीचे डंबल को ले जा रहे हैं रिलैक्स पोजीशन में, तब वह काम करती हैं। आराम करे वाली दुल्हन इसी को कहते हैं एंटागोनिस्ट को, और काम करने वाली दुल्हन एगोनिस्ट को कहते हैं। मेरे हिसाब से कहते हैं, कहते नहीं है, ठीक है, आपको याद करने के लिए मैंने बताया ये चीज़ें। स्टेबलाइजर की बात करें तो जोड़ों को स्थिर रखती हैं जो स्टेबलाइजर्स होती हैं, ठीक है, जैसे रोटेटर कफ जो मसल होती है स्टेबलाइजर का काम करती है। न्यूट्रलाइजर की बात करें तो अनावश्यक गति को रोकती हैं, इस प्रकार की जो होती है, ठीक है। कोहनी को मोड़ने की प्रक्रिया एल्बो फ्लेक्शन प्रोसेस कौन कौन सी होगी? एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और स्टेबलाइजर, ये 3 प्रकार से होती है, आपको ध्यान में रखना है। एगोनिस्ट में हमेशा आपकी जो बाइसेप्स हो रही है फॉर एग्जांपल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, संकुचित होंगी भैया, ठीक है। एंटागोनिस्ट में क्या होंगी? मसल्स रिलैक्स होंगी, किसकी? ट्राइसेप्स की, ठीक। बाइसेप्स की अपोजिट साइड की जो मसल होगी वो रिलैक्स पोजीशन पे होगी। स्टेबलाइजर में कंधे की मांसपेशी कोहनी को स्थिर रखने का काम करती है। जब भी आप एल्बो से अपना काम कर रहे होते हो तो आपकी जो शोल्डर मसल्स होती हैं वो स्टेबलाइज करने का काम करती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है भैया? अधिगम का कोहलर का सिद्धांत किससे संबंधित है? चलो भैया आ जाओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। लर्निंग थ्योरीज की बात हो रही। कोहलर थ्योरी ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू प्रयत्न और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत, अनुकूलन एडेप्टेशन थ्योरी, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, या अधिगम का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए, फटाफट से बताएंगे। इस 22वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम इनसाइटफुल लर्निंग कहलाता है या उससे संबंधित है। कोहलर का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है भैया? इनसाइटफुल लर्निंग से संबंधित है। कैसे संबंधित है भी आगे देख लो, ठीक है। एक गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक थे कोहलर, ठीक है। इनका पूरा नाम की अगर बात करें वॉल्फगैंग कोहलर नाम था, ठीक है। ये गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम यानी इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत प्रस्तुत किया भैया, ठीक है। इसका प्रमुख उपयोग उन्होंने क्या किया था? चिंपैंजी जिसका कि नाम सुल्तान था, उस पर उन्होंने प्रयोग किया था, जिसमें उसने अचानक से बक्सों को रखकर केले तक पहुंचने का तरीका, केला लटका दिया गया था, ढेर सारे बक्से फैले हुए थे, बहुत प्रयास करने के बाद दिमाग लगाया उसने, एक बक्सा रखा फिर चढ़ा नहीं पहुंच पाया, तो उसके ऊपर दूसरा बक्सा रखा फिर चढ़ा नहीं पहुंच पाया, ऐसे दिमाग लगाकर उसने केले हासिल किए थे, ठीक है। प्रमुख विशेषताएं क्या होता है इसमें? समस्या का अचानक से सडन सोल्यूशन निकालने की टेक्निक का पता चला। जैसे आप भी कभी कभी परेशान होते हो ना, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, फिर अचानक से आपको समझ में आता है, अरे अच्छा इसका तो इस तरीके से आंसर निकलेगा, अच्छा हार्ट में ऐसे होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, एग्जाम्पल, ठीक है। तब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चिंपैंजी वाली प्रोसेस आप में होगी, वो हो जाती है सडनली, जो सोल्यूशन होता है उसका उन्होंने आविष्कार किया था या रिसर्च की थी। पूर्णता की ओर प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू सी द होल, और पूर्व अनुभवों का उपयोग, पहले जो सीखे गए अनुभव थे उसका उपयोग करके, ठीक है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत अगर आपसे पूछ ले तो भैया ये थॉर्नडाइक का था, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जाता है। यहाँ सिद्धांत है, यहाँ जहाँ सीखने के लिए बार बार प्रयास किए जाते हैं। अनुकूलन, ठीक है, या पियाजे का सिद्धांत है, पियाजेट के सिद्धांत से संबंधित है, जो कि संज्ञानात्मक विकास से आपका जुड़ा हुआ। अधिगम का हस्तांतरण की अगर बात कर लें तो यह एक अलग अवधारणा है, जो पूर्व में सीखा गया ज्ञान एक नए संदर्भ में लागू करने से संबंधित होता है भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है उससे पहले यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं भैया। कोहलर व थॉर्नडाइक में डिफ्रेंशिएट थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, कभी कभी क्लैश हो जाता है, ठीक है। कोहलर अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था, थॉर्नडाइक ने प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत दिया था, ठीक है। कोहलर के हिसाब से आहा मूवमेंट यानी कि अचानक समझ आ जाई, थॉर्नडाइक धीमी क्रमिक सीख का एग्जाम्पल चिंपैंजी द्वारा बक्सों का उपयोग किया गया था, और थॉर्नडाइक ने बिल्ली का पिंजरा खोलने वाले जो एक्सपेरिमेंट थे वो किए, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23, अक्ष के चक्कर के आधार पर फिसलन जोड़ किस प्रकार का जोड़ है भैया? व्हाट टाइप ऑफ अ जॉइंट इज अ ग्लाइडिंग जॉइंट बेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन? ट्राई एक्सियल जॉइंट, नॉन एक्सियल जॉइंट, यूनी एक्सियल जॉइंट, या फिर बाई एक्सियल जॉइंट? चलो फटाफट से बताओ।
क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 1:10 हो गए ना, बस 5 मिनट और। बताओ क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए भैया, फटाफट से 23वें प्रश्न का सही जवाब बताएंगे सभी। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज गैर अक्षीय जोड़ यानी नॉन एक्सियल ज्वाइंट कहलाएंगे। ठीक है, सो अक्ष के चक्कर के आधार पर जो आपके ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स होते हैं वो नॉन एक्सियल ज्वाइंट कहलाते हैं भैया, नॉन एक्सियल ज्वाइंट कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉन एक्सियल ज्वाइंट। ठीक है, तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट या जिसको हम प्लेन ज्वाइंट भी कहते हैं या एक नॉन एक्सियल ज्वाइंट होते हैं, क्योंकि इसमें किसी विशिष्ट एक्सिस, इसमें कोई भी प्रकार का कोई विशेष अक्ष या एक्सिस नहीं होता जिसके चारों ओर घूर्णन हो सके, सर्कमडक्शन हो सके। ठीक है, यह सरकने यानी स्लाइडिंग या चपटी हड्डियों के खिसकने की सीमित गति प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कलाई की जो कार्पल हड्डियां होती हैं उनके सरकने के लिए, कशेरुकाओं के बीच में जो जोड़ होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं उनको एक दूसरे पे सरकने के ऊपर हेल्प करते हैं। ठीक है, मूवमेंट के दौरान, ये ध्यान में रखना। ठीक है, फिर और कुछ पॉइंट्स हैं। यूनिएक्सियल केवल एक अक्ष पर जो गति करता है, एग्जाम्पल कोहनिया हिंज, पीछे डिस्कस किया हमने। बाई एक्सियल यानी कि द्विअक्षीय या दो अक्षों पर गति करता है, फॉर एग्जाम्पल अंगूठे का सैडल ज्वाइंट, जो अंगूठे के पास सैडल ज्वाइंट होता है उस पर। ट्राई एक्सियल तीनों अक्षों पर जो गति करे, जैसे कंधे का जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट, ज़्यादा प्रकार की मूवमेंट आप कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करें भैया? स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है भैया? इनटू हाउ मैनी कैटेगरीज डिड स्पेंसर्स क्लासीफाई पर्सनालिटी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सभी के आंसर आने चाहिए। चलो फटाफट से बताओ 24वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया? सभी के आंसर आने चाहिए। कितने स्पेंसर्स ने व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया भाई साहब। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज में? 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया भैया। ठीक है, एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री और दार्शनिक थे, कौन? हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनालिटी को 6 प्रकार में, 6 वर्गों में विभाजित किया था। उनका यह वर्गीकरण व्यक्तित्व के जैविक और सामाजिक पहलुओं पर आधारित था। ठीक है, बायोलॉजिकल और सोशलॉजिकल पहलुओं पर आधारित था, जो इनका ये पहलू था, पहलुओं पर आधारित था। ठीक है, वो 6 प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर्स की बात करें तो प्रिमिटिव टाइप हो गया, स्लैविश टाइप हो गया, प्रूडेंट टाइप हो गया, जेनरस टाइप हो गया, एग्रेसिव टाइप हो गया और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग टाइप हो गया। ठीक है, आदिम प्रकार, दास प्रकार, विवेकशील प्रकार, उदार प्रकार, आक्रामक प्रकार और आत्मत्यागी प्रकार, इतने 6 टाइप्स के इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर्स ने पर्सनालिटी को डिफाइन किया। ठीक है, चलिए 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। चलो फटाफट से बताओ, क्वेश्चंस के ऑप्शन आपके सामने हैं। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI की स्थापना, पिछली क्लास में भी आई थिंक मैंने इस क्वेश्चन को रखा था। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 1955 में SGFI की स्थापना हुई, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, 1955 में हुई थी। भारत में स्कूल के स्तर के खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस फेडरेशन का निर्माण किया गया था। ठीक है, उनकी स्कूली छात्रों में खेल संस्कृति का विकास करना, डेवलपमेंट करना मेन एम उद्देश्य था। राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना नेशनल लेवल पर। ठीक है, SGFI भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय से संबंध करती है। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम इसके पार्ट 2 में लेकर आ जाएंगे साथियों, क्योंकि मेरे को आइडिया था कि अगर 3 पार्ट में एक्सप्लेनेशन हो गया ना, इस वजह से टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया, बट कोई नहीं। मेन चीज़ें हम जो भी क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं वो एकदम अच्छे से क्लियर होते हुए चलने चाहिए। ठीक है, सो आई होप आज की क्लास आपको बेटर लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर मेरी मेहनत और आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।